आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का वस्तुनिष्ठ बताएंगे। प्रकाश का परावर्तन का चलिए ध्यान से देखिए। इस चैप्टर से बोर्ड में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, कन्फर्म याद रखिएगा। सबसे पहला आता है आपको कि प्रकाश कैसे गमन करती है। प्रकाश किस तरह से गमन करती है, किस तरह से गमन करती है ना। प्रकाश किस तरह से गमन करती है, तो कैसे करती है? सीधी रेखा में। कैसे? सीधी रेखा में, है ना। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को तो देखते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश, उस वस्तु पर प्रकाश अपतित होती है और परावर्तन के बाद हमारी आंख पर बनती है। तो कहने का मेरा मतलब होगा कि आंख में कैसा प्रतिबिंब बनता है। आंख में कहाँ प्रतिबिंब बनता है, कहाँ प्रतिबिंब बनता है। आंख में कहाँ प्रतिबिंब बनता है? रेटिना, है ना। रेटिना पर कैसा आंख में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आंख में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। और जब वास्तविक रहेगा तो मतलब उल्टा रहेगा तो उल्टा और अस्थाई। कैसा? अस्थाई बनता है। बात समझ रहे हैं? उसके बाद आ जाता है आंख में हमारी कितना तरह के मांसपेशियां हैं। आंख में कितने तरह के मांसपेशियां हैं? कितना तरह के? 2 तरह के। कितना तरह के? कौन सी? शंकु और छड़। शंकु और शंकु का क्या काम है और छड़ का क्या काम है? प्रकाश की तीव्रता को कौन ग्रहण करता है? हाँ। शंकु का क्या काम है? प्रकाश की सॉरी कौन सी? शंकु का क्या काम है? रंग अवशोषित करता है ना। रंग अवशोषित करता है। शंकु का क्या काम है? रंग को अवशोषित करता है। रंग को अवशोषित करता है का मतलब हमारे आंख में कितना तरह का रंग है? कितना तरह का? 7 तरह का रंग है ना। कितना तरह का? 7 तरह का रंग है। और जिस नेत्र में एक रंग नहीं पाया जाता उसको वर्णांध कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णांध। यह सबसे पहला, यह रोग किस तरह का रोग है? अनुवांशिक रोग है। कैसा है? अनुवांशिक रोग। मतलब वंशावली। वंश हमको है तो हमारा बेटा को, पोता को, छेद पोता को इसी तरह से वो चलता रहेगा। उसी को क्या कहते हैं? वंशानुगत रोग। समझ गए? यह रोग सबसे पहले किसमें देखा गया था? जॉन डाल्टन में देखा गया था। किसमें देखा गया था? छड़ का क्या काम है?
प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करना है ना, ग्रहण करना। बात समझ गए? ये आ गया आंख तक, आंख वाला सिस्टम खत्म हो गया। हाँ, इसमें एक चीज और पूछता है कि मुर्गा के आंख में लाल रंग का शंकु अधिक पाया जाता है। मुर्गा के आंख में लाल रंग का शंकु अधिक पाया जाता है, इसलिए सूरज उगने से पहले सूरज को उसकी लालिमा, सूरज की लालिमा दिखाई, इसलिए वो अपने आवाज में देने लगता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि भोर हो गया ना, होने वाला है। कौन सी? होने वाला है। समझ रहे हैं ने? क्योंकि जब सूरज उगने वाला होती है, पृथ्वी पर दिखाई देने वाली होती है, तो उसका लालिमा कुछ पहले कुछ जनाएगा ने, मगर हमारी आंख में लाल रंग की शंकु अधिक नहीं पाया जाता, इसलिए हमको जरा सा लेट से जनाता है। मुर्गा में अब बोले लगता है कुकरू कहाँ होलो बिहान, आगे नहीं बोलेंगे। समझ रहा है ना? उसके बाद क्या आ जाता है? आंख तो का सिस्टम खत्म। हाँ, एक आंख का दृष्टि विस्तार 150 डिग्री होता है। एक आंख का दृष्टि विस्तार और दो आंख का दृष्टि विस्तार 180 डिग्री। क्या बोले? एक नेत्र का दृष्टि विस्तार कितना? 150 डिग्री। कितना? एक आंख से 150 डिग्री क्षेत्र में हम देख सकते हैं। अगर दो आंख रहेगा, दो नेत्र रहा तो 180 डिग्री। और जानवर या पक्षी का नेत्र दृष्टि विस्तार होता है 180 डिग्री से अधिक, क्योंकि उसका आंख जो होता है सर पर होता है और सर ज्यादा हमसे घुराता है ना, इसलिए उसको जानवर या किसी पक्षी का नेत्र का दृष्टि विस्तार 180 डिग्री से अधिक होता है। इसको एक बार देख लीजिए बढ़िया। चलिए आ जाइए। क्या कहाँ तक पहुंचे थे? ये याद रखिएगा। अभी जो सुन रहे हैं ना, अगर एक आध बार गलती से भी वीडियो देख लिए ने, तो कम से कम ऑप्शन से जरूर मार दीजिएगा। अभी ध्यान पूर्वक भी सुन लीजिएगा तो ऑप्शन पर जरूर मार दीजिए, याद रहे या ना रहे। देखो, जो क्वेश्चन पढ़ा रहेगा ये दिमाग का मतलब क्या कहता है, दिमाग ऐसा सोचता, ऐसा बताता है। जो क्वेश्चन पढ़ा रहेगा, ऑप्शन जैसी क्वेश्चन पढ़िएगा ना, दिमाग में उसका झट से आंसर आ जाएगा। अब पहला बार में जो आंसर आएगा वही मारिएगा, यानी 90% सही रहेगा वो। जो क्वेश्चन पढ़ा रहेगा, तो नहीं पढ़ा रहेगा तो उसका अलग बात हुआ। कहां तक पहुंचे थे? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, किरण भी सीधी रेखा में गमन करती है। किरण को तरह से गमन करती है? 3 तरह से। कौन सी? समांतर, अभिसारी, अपसारी। समांतर के मतलब दो किरणों के बीच की दूरी समान हो, अभिसारी के मतलब एक बिंदु पर जमा हो, और अपसारी के मतलब एक बिंदु से चारों ओर छितराए। समझ रहे हैं? उसके बाद आ जाता है जिस स्थान पर धूल कण, जल कण, वायु कण ना रहे उसको निर्वात कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, सबसे गुनगुनाइए ना, हमारे साथ बोलिए। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे कितना? 8 मीटर। समझ गए? और सबसे कम प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सबसे कम, सबसे कम किसमें होती है? किसमें?
कांच में, है ना? किसमें? कितना? अब क्वेश्चन दागते हैं फिर आपसे, जिस माध्यम का कण दूर दूर होता है उसको विरल माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम का कण सटा सटा होता है उसको सघन माध्यम कहते हैं। तो हवा में भी याद रखिएगा, निर्वात बोलिए या हवा में बोलिए, हवा में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। एगो और लिख देते हैं, जल में प्रकाश की चाल, नहीं, जल में प्रकाश की चाल 2.8 सही है। चलिए, हवा के अपेक्षा जल सघन है, हवा के अपेक्षा जल सघन है, और जल के अपेक्षा कांच सघन है। क्या बोले? हवा के अपेक्षा और जल के अपेक्षा, तो हवा में सबसे अधिक, कांच में सबसे। तो कहने का मतलब हो गया, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस माध्यम में, मतलब विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो विरल के मतलब की बोले, माध्यम का कण दूर दूर, और सघन के मतलब माध्यम का कण, अर्थात गणेश जी का मेला सघन, अभी कोई नहीं है गढ़ पर, जहां पर मेला लग रहा है उसको क्या हो गया? अरे 2-4 आदमी रहता है। अगर भीड़ में पूरा भीड़ है, यानी पूरा भीड़ है, तो उस भीड़ में आप दौड़ पाइएगा? ज्यादा तेज दौड़िएगा? आप फाका रहेगा तो फिर तो मुड़िएगा। मेला देखा बेला आप तो नहीं है, आप लोग नहीं गए हैं कभी? मेला देखा बेल जाइए, आपके साथ अगर 5 गो बच्चा है तो चौन के नोटिस रहबे करेगा। देखिएगा भीड़ रहेगा ने तो सब आपका हाथा धैले रहेगा, भैया है या आप बहन है या पापा है या मम्मी है। और जहां जरी सब फाका मिल रहा तो फिर छोड़ दो तो तुरंत हत्ता काहे तुरंत भागते जल्दी जल्दी, समझ रहा है ने? तो भीड़ में मतलब सघन और फाका मतलब विरल, तो भीड़ में हमारा चाल की होगा? धीमा धीमा, है ना? और जहां फाका रहेगा तो तुरंत निकलते हैं आगे। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल। सघन के मतलब भीड़ घना, और विरल के मतलब दूर दूर। तो उसी प्रकार निर्वात या हवा में कण जो होता है दूर दूर होता है, इसलिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक। कांच में उसका कण जो होता है एकदम सटा सटा होता है, इसलिए प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो विरल में ज्यादा और सघन में कम होती है। और सबके बता भी दिए कितना होता है। निर्वात में कितना होता है, और कांच में और जल में कोई दिक्कत है? उसके बाद बोल देगा कि आत्मदीप्त, कौन चीज? आत्मदीप्त। और परदीप्त। गलबात ना करे, जिसको अच्छा ना लग रहा है आप स्वेच्छा पूर्वक आप जा सकते हैं। इसका भी उदाहरण पूछता है। आत्मदीप्त, हमारे प्रधानमंत्री क्या कहना है? आत्मनिर्भर बनो, मतलब अपने ऊपर अपने निर्भर रहो, किसी दूसरे पर। तो अपने ऊपर आत्म बोलता है ना प्रधानमंत्री के सब शो में, ये आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर है ना, आत्मनिर्भर। आत्मदीप्त या यहाँ लिखा हुआ, हम आत्मनिर्भर याद रखेंगे। आत्मनिर्भर के मतलब स्वयं कुछ करो, स्वयं पर निर्भर हो, दूसरे पर निर्भर ना रहो। तो जिसके पास अपना प्रकाश है उसको आत्मदीप्त कहेंगे, और जो दूसरे के प्रकाश से चमकता है उसको परदीप्त कहेंगे। कि बोले?
जिसके पास अपना प्रकाश है आत्मदीप, और जो दूसरे के प्रकाश से चमकता है परदीप। पर पराया है ना, बेटी पराया धन होती है ना, तो पराया तो दूसरे से चमक रही आत्म, अपने से अपने पर है ना। जैसे सूर्य चंद्रमा दूसरे से चमकता है, याद रखिएगा। तारा बल्ब मोमबत्ती है ना, लालटेन ये सबके पास अपना प्रकाश है, दूसरे पर निर्भर नहीं। आत्म भारत बन रहा है, समझी, आत्मनिर्भर है ना। आई परदीप दूसरे पर निर्भर है ना। चंद्रमा गरा उपगरा, उपगरा, समझ रहा है ना। इसका उदाहरण भी पूछता है, आ जाइए। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद आता है पारदर्शी और अपारदर्शी है ना। पारदर्शी और पारदर्शी, उसके बाद अपारदर्शी ने। एगो पारभासी भी है ना, पारभासी ने पूछता पारदर्शी अपारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार कर जाए, पारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार ना करे। जैसे लकड़ी, लकड़ी है ना, और ई कांच, अल्कोहल है ना, इससे प्रकाश पार करा, इससे प्रकाश पार नहीं करा। आप पारभासी का अगर पूछेगा तो जिससे प्रकाश कुछ कुछ पार करे, जैसे कागज में लगा हुआ तेल या घिसा हुआ कांच, ये क्या हो गया? पारभासी हो गया। क्या हो गया? पारभासी। समझ गया हमारी बात? चलिए, उसके बाद आ जाता है प्रकाश का परावर्तन है ना। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, इस पर जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। कितना नियम होता है? दो नियम। कौन नियम? दो नियम में दोनों नहीं पूछेगा, बोलेगा प्रकाश का आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन के बराबर। कौन आई बराबर होता है? कौन आ। ई हो गया आपतन कोण, ई हो गया परावर्तन कोण, ई की हो गया, ई की हो गया। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा नियम है, आप पहला इसमें एक और नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोनों नियम बता दिए ना। दोनों नियम में पूछेगा कौन से कि प्रकाश का आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। या पूछेगा प्रकाश के आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच क्या संबंध है? बड़ा, छोटा, बराबर, इनमें सभी बराबर का। क्या? बराबर का। समझ रहे हैं? सुन रहे हैं? और प्रकाश का परावर्तन के कौन नियम है? दो नियम। कौन नियम? दोनों बताए ना। आपतित किरण आने वाला किरण, परावर्तित किरण जाने वाला किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। बात समझ रहा है ने? और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के। अगर ज्यादा शौकीन रहा बिहार बोर्ड वाला शिक्षक देने वाला क्वेश्चन तो ये भी दे देगा कि प्रकाश के परावर्तन का आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? काहे कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, तो ये 40 तो वो भी 40 डिग्री। समझ गए ना? देख लीजिए इसको जरा सा। चलिए आ रही है आगे।
अब आ जाइए दर्पण। क्या? दर्पण। दर्पण को तरह के होता है? दर्पण चलिए को तरह के होता है? 3 तरह के कोई बोल रहा है, कोई 2 तरह के बोल रहा है ना। कौन कौन दर्पण बताइए तो? समतल समतल दर्पण और गोलीय दर्पण और 3 को क्या बोला था? बोलिए आप। परवलीय दर्पण। परवलीय बोला था आपके किताब में। 2 तरह के दीजिए और 2 तरह का पूछेगा, 2 तरह का होता है ना। हम आगे बताएंगे आपको। एक दर्पण का जब चर्चा जो हो रहा है ना वो हम आगे बताएंगे। दर्पण को तरह का होता है? दर्पण 2 तरह के होता है। कौन सी? समतल दर्पण। अब तल उत्तल इसमें नहीं जोड़ देना। अब समतल दर्पण पूछेंगे ना तब बताइएगा आप। सॉरी, गोलीय दर्पण पूछेगा तब। समतल दर्पण है की हो। दर्पण को होता है 2 गो। कौन सी? समतल दर्पण। सबसे पहले आते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण। समतल दर्पण इसके बारे में जानते हैं। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हमेशा काल्पनिक या काल्पनिक को क्या एक और नाम है? आभासी। हाँ, आभासी प्रतिबिंब। हमेशा की बोले समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं, ठीक। और जब जैसी काल्पनिक बना तो की होगा? सीधा। जैसी काल्पनिक रहा तो कैसा रहेगा? अब वास्तविक रहता है तो उल्टा। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। समतल दर्पण को रंजित 2 तरह से करते हैं, है ने। एक ऊपरी सतह, एक नीची सतह, 2 तरह से रंजित करते हैं, याद रखिएगा। ये भी पूछता है कलई या रंजित करने में किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग? ये पूछता है, याद रखिएगा। मतलब कि ये भी डालता है। बताइए तो रंजित किससे किया जाता है? पारा प्लस सिंदूर। और एक तरह से होता है अरे अमलगम कहल जाता है एकरा। अमलगम होता है क्यों? इसको कहल जाता है अमलगम। कौन जी? कहल जाता है इसको अमलगम। एक चांदी से भी होता है। कौन सी होता है? चांदी से भी होता है। अब आ जाते हैं समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के जानते हैं? समतल दर्पण के गुण कोई? समतल दर्पण में हमेशा याद रखिएगा, समतल दर्पण में जितना दूर वस्तु रहेगा उतने दूर उसका प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जितना दूर वस्तु रहेगा उतने दूर उसका प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब बनता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? कैसा बनता है? काल्पनिक।
दो समतल दर्पण, जब दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हो, थीटा कोण पर झुका, की बोले, जब दो समतल दर्पण, दूसरा समतल दर्पण समझ रहा है ना, ऐसे याद रखिएगा, दो समतल दर्पण के बीच में कितना प्रतिबिंब बनता है, अनंत। कहोगे कैसे, जैसे एगो दर्पण एगो यहाँ रख ले रहो, तो हमें खड़ा है, अब हमारे फटुआ एकरा पर बन ले, एक फटुआ एकरा बनते, एकरा पर से फिर एकरा पर बनते, फिर एकरा पर से एकरा पर बनते, तो दो समतल दर्पण के बीच में कितना प्रतिबिंब बनता है, अनंत प्रतिबिंब बनता है। कि बोले जब दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हो, थीटा कोण पर झुका हो। अब पूछेगा प्रतिबिंब की संख्या, जब दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हो तो प्रतिबिंब की संख्या, इसमें दू गो आता है, इसमें दू आता है ना, हाँ, विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए देखो इधर, विषम संख्या के लिए होता है 360 बटा थीटा, और सम संख्या के लिए होता है 360 बटा थीटा घटा 1। अगर विषम संख्या के लिए हो तो थीटा बटा 360 बटा थीटा, और सम संख्या 360 बटा थीटा माइनस 1। थीटा का मतलब कोण, जितना डिग्री के कोण बनेगा, है ना, थीटा का मतलब कोण जितना डिग्री आपके किताब में दिया हुआ रहेगा। कोई दिक्कत? जैसे वो एग्जाम्पल भी बता देते हैं, एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। हाँ, क्या बोला? अब टाल लेगा, क्या करें, उसका कोई उपाय है? दो समतल दर्पण के बीच 60 डिग्री का कोण बनती है। दो समतल दर्पण के बीच 60 डिग्री का कोण बनती है, 60 डिग्री का कोण बनती है ना। तो प्रतिबिंब की संख्या, तो क्या दिया हुआ है, थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा का मतलब कोण, थीटा का मतलब तो कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो सूत्र में की लिखा है 360 बटा थीटा, तो 360 बटा 60, थीटा का मतलब कितना 60, 1 0 खत्म, 6 6 36 बराबर 6 क्या है, जो सम संख्या है, कौन सी है, तो सम संख्या के लिए क्या बताए थे हम, थीटा बटा 360 घटा, हाँ 360 बटा थीटा घटा, इसलिए 360 बटा थीटा घटा 1, 360 बटा थीटा का मान कितना निकाले, घटा 1 बराबर 5। अगर यहाँ पर विषम संख्या रहता तो जे रहता वही आपका उत्तर हो जाता, जे रहता वही आपका उत्तर हो जाता। कोई दिक्कत? मिटावे इसको। उसके बाद इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग पूछता है, तीनों दर्पण का उपयोग पूछेगा, समतल, उत्तल, अवतल। 2 नंबर में, 1 नंबर में पूछेगा तो वस्तुनिष्ठ में पूछेगा, है ना, वस्तुनिष्ठ में पूछेगा। समतल, इसको लगाओ उसको, गेट लगा। चलिए, समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग क्या जानते हैं? समतल दर्पण का उपयोग
समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में, आए चेहरा और कौन चीज, उल्टी अक्षर पढ़ने में, उल्टी अक्षर और बहुमूर्ति दर्शी के रूप में। ऐसे दुइये को याद रखिए, यही दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा। चेहरा देखने में, उल्टी अक्षर पढ़ने में। उपयोग हुआ। समतल दर्पण का गुण क्या बताए हैं कि जितना दूरी पर वस्तु रखा हुआ उतने दूरी पर उसका प्रतिबिंब पीछे उतने ही दूरी पर बनेगा, पहला। दूसरा, समान वस्तु के समान ऊंचाई का समान प्रतिबिंब, समान वस्तु का जितना ऊंचाई रहेगा उसकी उसी ऊंचाई का, हाँ, दोनों का ऊंचाई समान रहेगा, दोनों का ऊंचाई समान रहेगा। और क्या बोले, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जो दर्पण के पीछे। अब काल्पनिक बनेगा तो हमारे पीछुआ में बनेगा, तब नहीं हम बोलेंगे। जैसे आंख मूंद लेता है तो पहचानते हैं कि क्या है, नहीं तो पीछे काल्पनिक के मतलब पीछे, काल्पनिक के मतलब पीछे। समतल दर्पण खत्म हो गया। अब आ जाइए, दर्पण को तरह के होता है, दर्पण को तरह के, दो तरह के, हाँ। पहला समतल है, दूसरा गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण को तरह के होता है, गोलीय दर्पण 3 तरह के होता है। जो दर्पण आप 3 तरह के बोल रहे थे, गोलीय दर्पण 3 तरह के होता है। कौन सी उत्तल, अवतल, परवलयीय। ऐसे आपके किताब में दुइये बदले रहेगा, याद रखिए। आपके किताब में दुइये। गोलीय दर्पण को तरह के, 3 तरह के। गोलीय दर्पण 3 तरह के, ऐसे आपकी किताब में दुइये को दिया हुआ है। अवतल, उत्तल। दर्पण 2 तरह के, समतल, गोलीय, समतल गोलीय। अब गोलीय दर्पण को तरह के, कौन सी उत्तल, अवतल, परवलयीय। अब इसमें पूछता क्या है ये बताते हैं आप। इसमें पूछेगा आपसे उत्तल दर्पण। देखिए इधर, उत्तल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब, हमेशा काल्पनिक। जैसे प्रतिबिंब काल्पनिक हुआ तो सीधा, और सीधा जैसे सीधा हुआ तो काल्पनिक, और जैसे काल्पनिक हुआ तो पीछे, पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और इसमें क्या पूछेगा आपसे, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में, साइड मिरर में। चलिए इस पर 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा कि किसी चालक द्वारा साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, या उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों करते हैं। तो उत्तल दर्पण में विस्तृत क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र को छोटा में दिखाता है। अब साइड मिरर मतलब समझो ले,
जो चालक रहता है ओकर बगल में, जो गाड़िया चलाता है ड्राइवर साहब ओकर बगल में रोडवा कितना बड़ा रहता है। अगर उतना बड़ा प्रतिबिंब बन गया उसमें तो जनाएगा इनमा में, तो विस्तृत क्षेत्र को छोटा प्रतिबिंब बनाता है के उत्तल दर्पण। क्या बनाता है? क्या बोले, क्या बोले हम? विस्तृत क्षेत्र को छोटा बनाता है के उत्तल दर्पण। तो पूछेगा कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसलिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में विस्तृत क्षेत्र को, बड़ा क्षेत्र को छोटा प्रतिबिंब बनाता है। रोडवा कितना बड़ा रहता है और उसको छोटा में बनाता है, तब ने रोड पर कोई चीज भी रहता है उसको जना जाता है कि गाड़ी आ रहा है। एक चीज बताते हैं, तुम लोग जब भी गाड़ी चलाओ तो साइड मिरर का उपयोग करो। साइड मिरर का उपयोग करने से 60% एक्सीडेंट खत्म हो जाएगा। 60, हाँ, लहरिया कट के छोड़ के, लहरिया कट हो गए ने मारो एकदम पूरा भयकम करो, पता चलो जितनी देर के बाद फोन एलो घर में कि बेटा के पैरवा साफ हो। अब ओकरा दिक्कत थोड़ी होता है, उसका माँ बाप को दिक्कत होता है क्योंकि पाल रहा, पोस रहा, बड़ा कर रहा है उसको, और कि हमारा ये बड़का गाछ होगा उसका फल हम खाएंगे, और उस पहले अति कर ले रहता है ना। अभी तुरंत देखे एक्सीडेंट, क्या कहता है, लहना का था। लहना भी फोन करे तो नहीं कहता था नहीं जानो ये ओकरा, और तो बोले कि लहना नहीं जान तो ससुरिया मत फोन कर दो। ससुराल भी उसका फोन किए ने तो बोले पगलवा उन्हें कहल गए। सोचो पगले था ने तब ने बोल रहा था। जैसी ससुराल फोन किए बोल दे, अगर किसी की ससुराल में फोन करेंगे कि एक्सीडेंट कर दिया है, कुछ ने आओ ने ताओ देखेगा जल्दी से आएगा कि हमारा आदमी कैसा है। सोचो इतना जबरदस्त एक्सीडेंट किया सामने कि जूता पहने हुआ था, जूतवा खिया के ओकर 5 अंगुरिया अथी हो गया था, खत्म हो गया था 5 अंगुरिया। तो सबसे पहले गाड़ी लिमिट में चलाइए, 50 के एवरेज में चलाइए, माइलेज भी ज्यादा देगा, पैसा कम लगेगा और ज्यादा दूर जाइएगा, आपका जान भी सुरक्षित रहेगा। समझ रहा है ने? अरे तो धूम नियर चले वो तो पता चलो ब्रेक ले लो तो आगे दो चल करेंगे दोस्तों, करेंगे दोस्तों भगवान लो, समझ रहा लो नंबर। ऐसा भी हो वो है कि ऐसा बहुत हुआ है, ऐसा बहुत हुआ। हम एक बार साइकिल से जा रहे थे, वो माँ को, अपना गांव का लड़का था, अपना माँ को बैठा के जा रहा था, अपना जो ये बरबा पुल टूटा हुआ था उससे क्रॉस किया, उसका माँ वहीं पर गिर गया और चल भी गया बहुआरा गया। उसको आभास हुआ कि फिर पिछुआ देखा होगा तो देखा मैया है ये आवाज से गुम हो गया। तो वह हुआ धूम ये चला रहा है, पता चला कि पीछे गिर गया, उसको पता नहीं चला। समझ रहा है ना? तो यही होता है एवरेज में चला। साइड मिरर का उपयोग जो ड्राइवर कर रहा एक्सीडेंट कम होगा क्योंकि वो पता चल रहा कि पिछला गाड़ी कौन मूड में आ रहा है ना। उस साइड मिरर में देख ले रहा है कि कौन मूड में आ रहा है। जैसे हम जा रहे हैं तो हम देख लेंगे कि बंटिया कौन मूड में आ रहा है, जानवे करते हो पगला नहीं बंटिया चले हुए कर रहा है। तो सुरक्षित चलो साइड पहले हम हो जाए, रोड से नीचे, कौन सी रोड से नीचे, जो भाई पास पास पास। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में करते हैं और गलियों में प्रकाश फैलाने में है। गलियों में प्रकाश फैलाने और अक्षर छोटा करने में, अक्षर छोटा करने में, अक्षर छोटा करने में। आप जानता है, आप जानता है जी। चल तीनों को बहुत है, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, यही बार बार पूछेगा। इस पर 2 नंबरिया भी पूछेगा कि ड्राइवर चालक साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उत्तल दर्पण विस्तृत क्षेत्र को छोटा रूप में प्रतिबिंब बना देता है। तो हमारा पीछे वाला पूरा पश्च भाग पूरा उस दर्पण में जना जाता है। समझ गए ने? 2 में कौन सी है? अवतल ने, अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण, इसके बारे में जान लीजिए। अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। और वो दोनों में हमेशा काल्पनिक, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक और वास्तविक, और काल्पनिक वास्तविक जानवे करते हो, जैसी वास्तविक रहेगा तो उल्टा, और उल्टा रहेगा तो जन्य वस्तु होने प्रतिबिंब बन रहा है। और काल्पनिक रहेगा तो सीधा दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे। समझ रहा है ना? अब इसका उपयोग बताइए तो। सौर कुकर में अब पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण में पूरा प्रकाश एक बिंदु पर जमा होती है, एक बिंदु पर। अब पूरा प्रकाश मतलब सूर्य का पूरा प्रकाश एक बिंदु पर जमा होगा तो ओजा पर ज्यादा नहीं अति होगा, गर्म नहीं होगा, ज्यादा गर्म होगा। जैसे देखता था बुतरू में कागज जला देते थे, ऐसे रख ले रहता था। तुम लोग तो एडवांस बुतरू सब करता कहाँ है? आता था उधर बक्सा में वो थी, और छोटा सा दर्पण नीचे रखते थे कगजा, ऐसे लगातार एकदम हिलाते थे ना, वो जल जाता था। काहे? वो पूरा जितना प्रकाश उस पर पड़ रहा है ना, वो एक बिंदु पर देता था। आज प्रकाश में गर्म है ना प्रकाश, तब ने गर्मी दिन हमने सर हमने जी वो सर बड़ी गर्मी है को आज कहता है ना कि सर सुबह करो या शाम करो तो 12 बजे बोला वो दिक्कत हो जाए, लुक मार दे तो की करबे अब, कहता है ना। तो क्या गर्म में सूर्य के प्रकाश में गर्म रहता है ना, तो पूरा सूर्य का प्रकाश जो है ना एक के बिंदु पर देगा। गैस देख रहा है, गैस जल रहा है तो सिर्फ गैस पर जब उस पर कुकरबा चढ़ाते हैं तो पूरे कुकरबा पर आगिया लगता है कि एक जगह एकदम इतना वो लग रहा है ना। तो उसी प्रकार ये पूरा जितना भी है, अब पूरा जैसे पूरा दर्पण है, इससे एक सूर्य का प्रकाश जैसी निकला तो एकदम छोटा सा निकलता है, छोटा सा सब एक बिंदु पर जमा होगा। और जब एक बिंदु पर जमा होगा तो क्या होगा? वहां पर ज्यादा गर्मी लगेगा। जब ज्यादा गर्मी रहेगा तो खाना की होगा? बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा नहीं। तो वही है सौर कुकर में। और हजामती ने हजामती के रूप में, हजामती के और डॉक्टर है ना, डॉक्टर के द्वारा नाक कान गाल देखने है ना, और भी है। चलिए इतने बहुत हो गया है ना, समझ गए? इतना बहुत हो गया। अब आपसे पूछे, देख लीजिएगा इसको एक बार, एक चीज आप यहाँ नाम लिखिए है ना, नाक में ना। और एक चीज देखिए, सर्च लाइट या हेड लाइट, मोटर गाड़ी के हेड लाइट, और सर्च लाइट ना। सर्च लाइट में भी करते हैं इसका उपयोग, ठीक? तो दिक्कत? चलिए आगे देखिए। अब आपसे पूछेगा इस चैप्टर में किसी वस्तु, जो वस्तु कहां रखा हुआ उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, समझ गए? चलिए, अगर वस्तु, इसमें 3 चीज आएगा, याद रखिएगा। अनंत,
अनंत और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, अनंत अनंत वक्रता केंद्र, सुनेगा, अनंत वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव। ठीक, ध्यान दीजिए, याद है, ये वो पूछेगा तो पक्का, ऐसा नहीं है तो पूछबे करेगा, आप तले वाला पूछेगा, क्योंकि उत्तल और समतल में काल्पनिक बनता है। वस्तु अनंत पर है, ध्यान दीजिएगा, वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा? पहला खाली याद रखिएगा, फोकस से स्टार्ट किए बनना। ठीक, अनंत के मतलब कने हमरा पता नहीं, एकरा में बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब वास्तविक रहेगा तो उल्टा, दर्पण के सामने, दर्पण के सब में यह बात बोलना है, वास्तविक उल्टा दर्पण के सामने, वास्तविक उल्टा दर्पण के एगो काल्पनिक बनता हुआ बताएंगे। तो जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर, मुख्य अनंत पर तो फोकस पर, तो फोकस पर तो अनंत पर। तुमको बता दिए ने, क्या बताए? जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब, और जब वस्तु मुख्य फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर, और जब अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा तो बहुत बड़ा। अब ला रहे हैं वस्तु अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र को सी से इंडिकेट करते हैं। कौन सी से? सी से, है ना? कहाँ वस्तु है? वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर, है ना? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो अनंत पर आले तो कहाँ बन ले? मुख्य फोकस पर। अनंत पर आले कहाँ? मुख्य फोकस पर। अनंत पर आले तो मुख्य फोकस पर। आई एने बढ़ा रही तो ई ओने जीते, खाली याद रखनी, ई करे बढ़ा रही है एने, और जैसी एने बढ़ेवे तो प्रतिबिंब करे जीते ऊपर, है ना? तो अनंत पर आले तो मुख्य फोकस पर। अब अनंत वक्रता केंद्र के बीच में ले लिए तो ये दोनों के बीच में कौन सी? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, है ना? कैसन? वास्तविक रहेगा तो उल्टा, और उल्टा दर्पण के सामने। अब हम ला रही है वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहाँ ले लिए? वक्रता केंद्र पर। पहले अनंत पर है तो मुख्य फोकस पर, ये दोनों के बीच में ले लिए तो ये दोनों के बीच में बन ले। अब एकरा पर रख ले तो प्रतिबिंब भी एकरे पर बनते। ये भी है, बड़ा पूछता हो कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, अब वस्तु के बराबर उल्टा वास्तविक दर्पण के सामने। कौन अवतल दर्पण में कौन ऐसा कहां पर वस्तु, अवतल दर्पण में वस्तु कहां पर रखे कि उसका प्रतिबिंब बराबर बने? तो वक्रता केंद्र पर। ई वाला मेथडवा समझ रही है ने? हेले यहाँ तो बन ले यहाँ, ई दोनों के बीच में तो ई दोनों के बीच में, तो अब एकरा पर एले तो प्रतिबिंब भी एकरे पर। प्रतिबिंब भी कहाँ बनते? वक्रता केंद्र पर बनते ने। अब हम ला लिए यहाँ कौन सी? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, तो बन ले यहाँ तो अभी आ जीते अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो गए ने। अब यहाँ रख लिया वस्तु वक्रता केंद्र पर ने, वक्रता केंद्र मुख्य फोकस पर ने, अब वस्तु रख लिए मुख्य फोकस पर। तो मुख्य फोकस पर तो कहाँ बनते? अनंत पर।
अनंत पर, समझ गया। फिर से अनंत पर हले वस्तु तो कहाँ बनले, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अनंत वक्रता केंद्र के बीच में, तो मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरा का वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर। हम बोले ना कि नीचे आ रहे तो ऊपर जा रहा है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, मुख्य फोकस पर तो अनंत पर। अब कहेगा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच वस्तु कहाँ रखल है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच है ना। तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक, और काल्पनिक रहेगा तो सीधा, और सीधा रहेगा तो दर्पण के पीछे। मगर पूछेगा आपसे जब भी तो यही वाला ज्यादा ज्यादा चांस है इसी को पूछे। समझ गए, समझ में आ गया सबको, बस यही है। अब हम इस पर आपसे क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनिए और जवाब दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा जवाब दीजिएगा, ठीक। एकदम पूरा खाली एकाग्रता से सुनना है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, कैसे, सीधी रेखा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में या सघन माध्यम में, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात या हवा में या विरल माध्यम में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने साइड मिरर में ना, सामने कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने भी रहता है उत्तल दर्पण। एक चीज ये वाला नहीं लिखे थे ना, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के सामने कौन दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में, मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण। मोटर कार के साइड मिरर में उत्तल दर्पण। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक, हमेशा अवतल में कैसा बनता है, वास्तविक और काल्पनिक। उत्तल में हमेशा प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण का नाम बताइएगा। अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल और समतल में छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। साइड मिरर में तो बताए दिए थे, साइड मिरर में उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण, किस दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, समतल और उत्तल में। अवतल में दोनों, अवतल में प्रकाश के परावर्तन के नियम दो गो, तो उसमें कह रहा अवतल कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के, या अवतल कोण के मान दे रहेगा 40 डिग्री, तो परावर्तन कोण के मान भी की हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब, साथे साथे बोलो जी, सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अभी लिखे थे, अवतल में। हेडलाइट और सर्च लाइट में। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का,
गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता फोकस गोलीय दर्पण में फोकसांतर है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? F बराबर RY2। क्या संबंध है? यदि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी ये भी पूछेगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी का दुगना, फोकस दूरी का समझ रहे हो ने? कौन सी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, अब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की, फोकस दूरी बोलेगा तो आधा, अब वक्रता त्रिज्या बोलेगा तो वक्रता त्रिज्या है ने, ये टेढ़ा नहीं लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, वक्रता त्रिज्या बोले में ज्यादा टाइम तो गुना कर देवे, और फोकस दूरी बोले में शॉर्ट लग रहा है तो भागा दे देवे। कोई चीज को शॉर्ट करना है, छोटा करना है तो की करते हैं? भागा। अब बड़ा रहे तो गुना। सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। काहे ले? क्योंकि उस पर पूरा प्रकाश एक बिंदु पर जमा होती है, और जब एक बिंदु पर जमा होती है तो ज्यादा उष्मा देती है, और जैसी ज्यादा उष्मा देगा तो खाना जल्दी बन जाएगा। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र भी देख लीजिए। दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1 है ना, ये दर्पण सूत्र है। क्या है? कौन सी? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। निर्वात में प्रकाश की चाल। दंत विशेषज्ञ रोगी को डॉक्टर कौन सा दर्पण लगाते हैं? अवतल। हाँ, जब दर्पण नहीं, जब वस्तु ध्रुव और मुख फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बता दीजिए। ध्रुव, जब ध्रुव और मुख फोकस के बीच में एक काल्पनिक पीछे कने पीछे, तो पीछे रहेगा तो काल्पनिक, काल्पनिक रहेगा तो जब अवतल दर्पण की मुख फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? कि बोले जब अवतल दर्पण की मुख फोकस, जब क्या बोले, जब दर्पण के मुख फोकस पर रखी वस्तु मुख फोकस पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर रहेगा तो अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बराबर बनता है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चलिए, अगर पूछेगा इसमें जरा सा मिटाइए, इसको मिटाइए तो इस टाइप का क्वेश्चन भी वो देगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन देना है। 1 मिनट रुकिएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है ने, तो वक्रता त्रिज्या R से निरूपित करते हैं। R बराबर R, या R दे देगा, अब फोकस दूरी पूछ देगा, समझ गए? तो क्या जानते हैं आप? F बराबर RY 2। F कितना दिया हुआ है? 50। अपना मन से नीचे R बटा तिरछी R बराबर 50 गुना 100 सेंटीमीटर। समझ गए? अगर दे दिया वक्रता त्रिज्या दे दिया 20 सेंटीमीटर, अब फोकस दूरी बोलेगा तो वही करेंगे। F बराबर RY 20/0.5
शून्य खत्म 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। इस दोनों में से एगो क्वेश्चन रहेगा। समझ गए? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद। चलिए चलिए जाइए।